हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी में रिजर्वेशन एंड माइग्रेशन विद ट्रांसपेरेंसी के इश्यू पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 6 महीनों से लगातार इस लड़ाई में मैं और मेरी टीम पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और काम कर रही थी। चूँकि 6 महीने का टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी की तरफ हम आ गए। और लेकिन हाँ, इन बीच में इतना कुछ हुआ है कि जो हम चाहते थे वैसा सब कुछ होता गया। बस कुछ चीज़ें हम लोगों के फ़ेवर में नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, हम आगे की लड़ाई में लगे हुए हैं और अब फ़ेवर में आने की संभावना ज़्यादा है। तो फर्स्टली थोड़ा व्यक्तिगत कार्यों की वजह से और स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले 15 दिनों में मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। 15-20 दिन हो गए आई थिंक। और काफ़ी पेंडिंग काम थे, वो भी मुझे पूरे करने थे। इस वजह से थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए था। रही बात आप सभी को हैप्पी होली की शुभकामनाएँ। और मेरा एक पर्सनल सजेशन है, एक पर्सनल एडवाइस है, आप होली अच्छे से मनाइएगा, क्योंकि जो फेस्टिवल के जो त्योहार होते हैं वो भले 1 या 2 दिन के होते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के एक पल होते हैं। और उस पल को इस वजह से मत जाने दीजिए कि कि जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, तब तक मैं फेस्टिवल नहीं मनाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब एनर्जी लो की तरफ लेके जाता है। अच्छी बात है, 1 साल, 2 साल आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये कहिए कि आप लगातार इस चीज़ को फ़ॉलो ही करते जा रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल कि नहीं जब तक नहीं होता तब तक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी एनर्जी लो होती है। परिवार के साथ टाइम देने से, दोस्त-यारों के साथ होली खेलने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी बढ़ती है, उनको देखने से लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, किसी एक चीज़ के लिए नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, मैंने पर्सनली फ़ील किया है। मैं भी आप ही लोगों की तरह रहा हूँ कि चीज़ों को मैं छोड़ के नहीं मैं जब तक निकाल नहीं लूँगा एग्ज़ाम तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। और समय निकलता जाता है और फेस्टिवल त्योहार छूटते जाते हैं और आप एक की कनेक्टिविटी खत्म होती जाती है। तो ये 1-2 साल के लिए ठीक है, लेकिन ये कहिए कि जब तक सबका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप चीज़ ऐसे करते रहेंगे, वो अच्छा नहीं है। तो एक अगर इसको आपको मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन मैंने एक सजेशन दिया है। आई थिंक परिवार के साथ टाइम बिताने से आपकी एनर्जी हाई होती है और आप लो नहीं फ़ील करते हैं, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस आपके परिवार से है। ठीक है? दूसरी चीज़ सॉरी जल्दी रिकवर कर जाऊँगा। यहाँ बीच में कुछ ऐसे-ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जो मैं शेयर नहीं कर पाया लेकिन ग्रुप में अपडेट करता रहा और मेरी टीम बैकडोर से सारे काम करती रही और मैं भी बैकडोर में सारा काम करता रहा और जो भी लीगल टीम है उनसे बात होता रहता है और सारे के प्रोसेस जो ज्ञापन देना वगैरह वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी मैं अगर रिसेंट की बात करूँ, तो कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी एंड वर्तमान सांसद सदस्य माननीय अखिलेश यादव जी प्रयागराज आए। वहाँ पे मेरे टीम की तरफ से और कुछ स्टूडेंट की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से ज्ञापन दिया गया और उन्हें रिमाइंड कराया गया कि सर इस माइग्रेशन के मुद्दे को सर देखिए आप, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी की पूरी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। यूपीपीएससी में माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर उनको दोबारा अवगत कराया गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को भी उनको दिया गया। हालाँकि वो पहले भी मुद्दे को उठा चुके हैं संसद में, लेकिन हम लोग दोबारा फिर से ज्ञापन दिए उनको। दोबारा-तिबारा जितनी भी बार हो सकता है हम लोग देते रहेंगे, चाहे वो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी अपोज़िट पार्टी हो। सभी हम लोग सभी लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। और इसी बीच में कुछ घटनाक्रम हुआ है। 13 फरवरी को आरओ-आरओ 2023 की सुनवाई होती है और वो सुनवाई जो है, आरओ-आरओ 2023 की सिर्फ़ सुनवाई नहीं थी। उसमें यूपीपीएससी की नोटिफ़िकेशन को चैलेंज किया गया जिसमें उन्होंने बोला कि लास्ट स्टेज पे माइग्रेशन देंगे और दूसरी चीज़ उनके मेमोरेंडम को भी चैलेंज किया गया है जो 2019 और 20 में बनाया गया था, जो असंवैधानिक है। इन दोनों ही चीज़ को चैलेंज करते हुए 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी।
टाइपिंग पे स्टे करने की बात की गई थी। तो सारी चीज़ म जस्टिस मनीष माथुर ने बोला कि वो सही है और सारे लीगल पॉइंट्स भी वैलिड हैं। और आपको पता है कि हमारे लोकल काउंसिल में के पाल सर थे और सीनियर काउंसिल में डॉक्टर के एस चौहान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रजत यादव वर्सेस राजस्थान का जजमेंट लेकर आए और एडवोकेट एडवोकेट अजीत सर थे और साथ में एक और लॉयर थे और अपोजिट में आयोग के 3-4 लॉयर रहते ही हैं। अंदर क्या हुआ वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग है, उसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती है। बस इतना इतना जान लीजिए कि चीज़ें हमारे फ़ेवर में हैं और 16 मार्च को चूँकि 16 मार्च को उनको फाइनली जजमेंट देना है क्योंकि 1 तारीख को जो है 1 फरवरी को विवेक यादव एंड 4 अदर्स में ऑलरेडी संडे के दिन सुनवाई हुई थी लखनऊ हाई कोर्ट में। तो सुभाष विद्यार्थी सर ने जस्टिस सुभाष विद्यार्थी सर ने 4 हफ्ते का काउंटर, 1 हफ्ते का रिजवाइंडर का टाइम दिया था। इस वजह से 13 फरवरी को फाइनल डिसीज़न नहीं आ पाया। तो 4 हफ्ता और 1 हफ्ते का वो टाइम वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से 4 हफ्ते का 1 फरवरी को हुआ था। हाँ, 1 फरवरी को हुआ था तो 4 हफ्ते का टाइम लगभग 8 तारीख या 9 तारीख को हो जाएगा। तब तक आयोग काउंटर भी दे देगा और 1 हफ्ते के रिजवाइंडर 16 मार्च को फाइनल जजमेंट आ जाएगा। तो 16 मार्च को फाइनल सुनवाई है। ये है आरओ और यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन और मेमोरेंडम को लेके। मेमोरेंडम क्वैस होता है तो उससे यूपीपीएससी की सारी भर्तियों पे माइग्रेशन लागू हो जाएगा। चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, जीआईसी हो और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी भर्ती हो, सभी भर्तियों पर लागू हो जाएगा। जो भी यूपीपीएससी के थ्रू होती है, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो और सिविल जज का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। दूसरी बात आते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 के काफ़ी क्वेश्चंस थे, लोगों के डाउट थे, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर वो जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यूपीपीसीएस 2025 का केस ऑलरेडी फाइल्ड है और वो लखनऊ हाई कोर्ट में ही है, जस्टिस मनीष माथुर के अंडर में। आप पूछेंगे इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? इसकी सुनवाई इस वजह से नहीं हुई क्योंकि इसकी सुनवाई डॉक्टर के एस चौहान ही करेंगे। हमने डॉक्टर के एस चौहान से पर्सनली बात किया था इस बारे में क्योंकि 29 मार्च को यूपीपीसीएस 2025 का मेंस होना है, तो इसके लिए एक स्टे एप्लीकेशन हमने सर से बात बोल दिया था, वो लग जाएगा और वो लगवा भी दिया गया है। और साथ ही में यूपीपीसीएस 2025 में मनीष लीडिंग पिटिशनर मनीष हैं और अभिषेक हैं, उन लोगों के नाम से केस ऑलरेडी फाइल्ड है और जो थोड़ा बहुत संशोधन था नोटिफिकेशन चैलेंज को, उसको भी कर दिया गया है और वो आपको जल्दी ही देखने को सब कुछ मिल जाएगा, जैसे ही कोर्ट खुलता है। और जो बचे-खुचे पिटिशनर हैं, उनको ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ पे भी नोटिफिकेशन को चैलेंज करके अमेंडमेंट कर दिया गया है, एफिडेविट मेंशन कर दिया गया है और ये 16 मार्च को ही सुनवाई हो जाएगी यूपीपीसीएस 2025 की भी और आरओ की भी क्योंकि आरओ वाले केस के साथ उसमें नोटिफिकेशन के साथ ही मेमोरेंडम को भी क्वेश्चन करने की बात की गई है और यूपीपीसीएस में नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 16 मार्च को यूपीपीसीएस का के मेंस के एग्ज़ाम पे स्टे लेने की भी बात की गई है और आरओ के लिए फाइनल जजमेंट की बात की गई है। तो 16 मार्च का आपको वेट करना पड़ेगा और चीज़ें होनी हैं और बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि प्रभात कुमार सर ने जो इंटरनल मीटिंग की है, क्या वो गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू हुआ या ये विधानसभा या उनके थ्रू हुआ? तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इंटरनल मीटिंग है, असंवैधानिक है। 6 लोगों ने क्या मिलकर ये मीटिंग किया है जिसको कार्यालय गाप बोलते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। वो 6 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमें क्या-क्या करना है, यूपी में क्या रिज़र्वेशन पॉलिसी लगानी है। तो ये गलत है और इस गलत के खिलाफ ही हम लोग गए हैं और ये असंवैधानिक है तभी ये विधानसभा में मुद्दा उठा है, तभी ये विधान परिषद में मुद्दा उठा है। क्योंकि लीगल जो विधायिका का काम होता है, वो विधेयक मतलब कि पॉलिसी बनाने का काम होता है और इन्होंने पॉलिसी बना के उसको गलत किया है, रिज़र्वेशन पे पॉलिसी बनाएगा। रिज़र्वेशन पे पॉलिसी बनाने का काम लोक सेवा आयोग का नहीं है। तो ये तो पक्का है ये हारेंगे, आज नहीं तो कल ये हारेंगे, इनका हारना तय है। ठीक है?
दूसरी बात, एक वीडियो मैंने डाला था पीएस परिहार का जो वायरल हो रहा है और उसमें पीएस परिहार सर ने भी उसको बोला है, अपोज़ किया है कि माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 31 साल से लागू है। 31 साल से कैसे लागू है? 2019 में आपके माननीय पूर्व अध्यक्ष जी प्रभात कुमार एक नोटिस बनाते हैं, कार्यालय का बना के रूल को लागू कर देते हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और ना ही गज़ेट में प्रकाशित करते हैं, चुपचाप विज्ञापन में निकाल देते हैं। अब विज्ञापन पे कौन ध्यान देगा? इतना छोटा-सा लाइन आप लिख के भेज देते हो, किसी को क्या पता? अभी तक किसी को नहीं पता था कि वो विज्ञापन में लिखा जा रहा है। वो तो जब केस किया गया, जस्टिस मनीष माथुर ने चीज़ों को देखा तो कहा कि ये तो जब विज्ञापन में मेंशन है, तो उसको तो चैलेंज करना पड़ेगा। के.एस. चौहान सर ने भी यही बात बोली, तो इस वजह से चैलेंज करना पड़ा। बाकी जस्ट टू जस्ट बाकी सारी चीज़ें सही हैं और एक बात बोली गई है कि इसमें आरक्षण की बात की गई है, हम हर स्टेज पे आरक्षण नहीं दे पाएँगे। सर आपसे आरक्षण की बात कौन कर रहा है? हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। आपने आरक्षण लास्ट स्टेज में देने की बात की। हमें जब आरक्षण की ज़रूरत होगी तब आप हमें आरक्षण देंगे, ना कि आप अपने मन से आरक्षण हमें थमा देंगे। पहली बात, यूपीएससी क्या करता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, पीएच कोई भी रिज़र्व कैटेगरी का स्टूडेंट हो, वो जब तक अनरिज़र्व कैटेगरी में फ़ाइट करने लायक है, वो फ़ाइट करता है। उसके नंबर अगर ज़्यादा हैं अनरिज़र्व कैटेगरी के या इक्वल हैं, तो वो अनरिज़र्व कैटेगरी में रहता है, प्री मेंस इंटरव्यू फाइनल रिज़ल्ट तक रहेगा। लेकिन जब उसे उसके मार्क्स कम होंगे अनरिज़र्व कैटेगरी से, तभी उसको एक बार आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। उसको जिस भी स्टेज में आरक्षण मिले, वो एक ही बार मिलेगा। प्रीलिम्स में मिल सकता है, मेंस में मिल सकता है, फाइनल मेरिट में मिल सकता है, इंटरव्यू में मिल सकता है। बट आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं हम तो आपको आरक्षण देंगे, लेकिन फाइनल में देंगे, वो भी मेरिट तैयार करते वक़्त। सर आपसे किसने बोला था कि आरक्षण आप फाइनल में ही दीजिए? आप नहीं डिसाइड कर सकते ये चीज़। ये ऑलरेडी इंदिरा साहनी वाद में बोल दिया गया है, सौरभ यादव केस में बोला गया है और दीपेंद्र यादव केस और अभी लेटेस्ट रजत यादव वर्सेस राजस्थान का केस, श्यामा बी कृष्णा वर्सेस केरला का केस। कहाँ-कहाँ बचोगे सर? कितना घुमाओगे लोगों को? फैक्ट और तथ्यों के साथ बैठे हैं हम और चूँकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और यूपीपीएससी का मेंस दिया हूँ और आरओ का मेंस दिया हूँ। ऑलरेडी नंबर मेरे ज़्यादा हैं, तभी मैं लीडिंग पिटिशनर भी बना हुआ हूँ। तो मैं कोई छात्र नेता भी नहीं हूँ और मेरे जितने भी हाँ, कुछ और लोगों के मैं आंसर देता हूँ। प्रतियोगी छात्र मंच लोग तथाकथित प्रतियोगी छात्र मंच क्या कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे को अब बता रहे हैं कि माइग्रेशन बड़ा मुद्दा है। अरे सर, आप लोग तो ही कह रहे थे, जब हमने प्रोटेस्ट किया था 15 दिसंबर को तो आप लोग तो कह रहे थे कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो व्यक्तिगत हित है। आज कैसे बड़ा मुद्दा हो गया? तथाकथित यूट्यूब एजुकेटर भी चुप्पी मार के बैठे हैं। कहीं न कहीं वो किसी के लिए तो काम कर रहे हैं। आप काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा है। मुझे उसके ऊपर भरोसा है कि आप अगर आप सही हो, आपका इंटेंशन सही है तो चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, आज नहीं तो कल आना है। और मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, पहले से ज़्यादा होपफुल हूँ और पहले से ज़्यादा विश्वास है मुझे। यहाँ तक मुद्दा लेकर आना इतना आसान नहीं था। चलिए मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ये जो भी मंच हैं, ये तथाकथित मंच हैं, इन सब से आप दूरी बना के रखिए और इन यूट्यूब एजुकेटर से भी दूरी बना के रखिए, जो आपको हमेशा बरगलाते रहे हैं और डाउटफुल में डालते रहे हैं। इनके बारे में ना ज़्यादा बात करना सही है, ना ज़्यादा बोलना सही है। क्योंकि अ, टीचर का काम होता है लोगों को समझाना, मोटिवेट करना और सही जानकारी उपलब्ध कराना। लेकिन जब टीचर ही ऐसे हो जाएँ तो फिर क्या कर सकते हो? चलिए मैं कुछ घटनाक्रम के बारे में बात कर लेता हूँ। 16 फरवरी को 16 हाँ, ठीक है। हाँ, आयोग इतनी जल्दी-जल्दी टाइपिंग करा लिया, आरओ का 16 फरवरी को टाइपिंग करा लिया। इतनी भी जल्दी क्या थी? 10 दिन के अंदर टाइपिंग कराने की। नतीजा क्या हुआ? 1000 स्टूडेंट ने टाइपिंग छोड़ दिया। उसमें कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके पास डिग्रियाँ नहीं होंगी, उन्होंने टाइपिंग नहीं किया होगा, सोचा होगा 2 से 3 महीने में टाइपिंग कर लेंगे जिनके पास डिग्रियाँ होगी। लेकिन आयोग ने कहा नहीं, हम तो 10 दिन में कराएँगे क्योंकि हम पे तलवार लटक रही है, कराना ज़रूरी है। हमने स्टे एप्लीकेशन लगाया था, चूँकि मेन जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग के बीच में चीज़ें नहीं स्टे हो सकती हैं, इस वजह से हमें 16 मार्च तक का वेट करना ही पड़ा।
तो स्टे नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन 16 मार्च को तो फाइनल जजमेंट आएगा ही और वो चीज़ें हमारे फ़ेवर में होंगी। तो ये चाहे टाइपिंग करा लें, चाहे आरओ का रिज़ल्ट दे दें, कुछ भी करा लें, पूरा का पूरा रिज़ल्ट ही क्वैश होगा इनका। क्योंकि हमने उसी को चैलेंज कर दिया इनके मेमोरेंडम को, नोटिफ़िकेशन को और हमारी प्रोसीडिंग ऐसा नहीं है कि हम मेंस के बाद आए हैं। हमारी प्रोसीडिंग आरओ के प्रीलिम्स के बाद से ही चल रही है। तो ऑलरेडी मैटर जुडिशरी में चल रहा है। तो इनको जो कराना है वो कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूपी पीसीएस 2024 मैंने यूपी पीसीएस 2024 के लिए कुछ लोगों को पहले से बोल रखा था कि केस कर दीजिए, बट कुछ महानुभाव लोग हैं ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं, बट केस नहीं करते हैं और लोगों को मिसलीड करने का काम करते हैं। 1 से डेढ़ महीना इन्होंने टाइम बर्बाद किया, बाद में पता चला ये लोग तथाकथित छात्र मंच से भी जुड़े हुए हैं। मैं भरोसा कर जाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं थोड़ा बचा के रहूँगा और तथाकथित छात्र मंच से जुड़े हैं और पिटिशनर भी नहीं बने। ये तो कहिए कि मेरा एक दोस्त है विवेक पांडे और वो जल्दी से इस केस में इन्वॉल्व हुआ। मैंने उसको बताया और उससे मैंने मिलवाया भी, अपने लॉयर से भी मिलवाया, तो वो जल्दी से इन्वॉल्व हुआ। विवेक पांडे ईडब्ल्यूएस है, मेरा स्कूल का दोस्त है। 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, 3 बार यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, 1 बार बिहार पीसीएस का मेंस लिखा है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ड्यू टू आयोग की पॉलिसी की वजह से। तो यूपी पीसीएस 2024 का भी मेंस लिखा है। उसने यूपी पीसीएस 2025 में उसके नंबर अच्छे हैं बट हो नहीं पाया, कट ऑफ ज़्यादा गई है, बट अनरिज़र्व से ज़्यादा है। 2024 में उसने केस कर दिया और अपने साथ कई लोगों के साथ मिलके केस किया और उसने मेंस पे माइग्रेशन पे केस किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। खरे सर के सपोर्ट में सिद्धार्थ खरे सर ने किया है, इनके लॉयर हैं और इस पे हियरिंग भी हो गई है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग 10 मार्च को है और इसमें लीडिंग पिटिशनर गणेश वर्मा है, जो आरओ 2023 में ऑलरेडी पिटिशनर है, तो केस की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। और गणेश वर्मा एंड 16 अदर्स हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब 10 मार्च को इसकी भी सुनवाई होनी है। 10 मार्च को ही यूपीपीएससी सॉरी, मैं पानी पीता हूँ। यूपीपीएससी एग्रीकल्चर, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, दोनों केस की सुनवाई डबल बेंच में हुई है, जहां सिंगल बेंच में डिसीजन आ चुका था जस्टिस अजय सर के अंडर में। तो वहां पे आयोग भाग रहा है, डीबी से भाग रहा है आयोग। आप उसकी ऑनलाइन प्रोसीडिंग देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन होती है और उसमें भी 10 मार्च की डेट लगी हुई है। तो ये बचेंगे कहाँ से? सिंगल बेंच का डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है, ऑलरेडी लखनऊ हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है जस्टिस के एस चौहान से। चाहे डिसीजन इधर से आए, चाहे डिसीजन इधर से आए, लखनऊ खंडपीठ से आए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए, डिसीजन जब भी माइग्रेशन पे आएगा तो सबके फेवर में आएगा। तो लड़ाई तो हर जगह से है। मुझे अच्छा ये लगा कि सभी लोग जागरूक हो गए हैं और लड़ाई में खुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसकी आपकी कट ऑफ मैंने ग्रुप में शेयर किया था। ओबीसी और क्या बोलते हैं कि फीमेल की कट ऑफ और एससी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी अनरिजर्व कैटेगरी से, वो 2018 का था। और 2024 की वैकेंसी यूपीपीएससी 2024 असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे कमेंस हुआ था, उस पे ऑलरेडी इसके माइग्रेशन पे केस कर दिया गया लखनऊ के खंडपीठ में, जस्टिस मनीष माथुर के अंडर में। और वहाँ पे भी आयोग क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो केस किया है ये लखनऊ के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, आप इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए जस्टिस मनीष माथुर की बेंच में सुनवाई करते वक्त। तो जस्टिस मनीष माथुर ने कहा कि जब विवेक यादव एंड 4 अदर्स और विजय सोनी का और पीसीएस का केस माइग्रेशन पे जब यहाँ पे चल रहा है, मेरे अंडर में चल रहा है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों जाएंगे? इसकी भी सुनवाई यहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि सर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी नियुक्ति कहाँ होती है? कार्मिक विभाग में। तो कार्मिक विभाग तो लखनऊ हाई कोर्ट में है। तो उस वजह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी सुनवाई अब लखनऊ हाई कोर्ट में हो रही है। तो आप सोचिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, एग्रीकल्चर, यूपीपीसीएस 2024, यूपीपीसीएस 2025, आरओ 2023, यूपीपीसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अभी आने वाले टाइम में कोई और केस कर देगा। कहाँ बचेंगे सर ये? खुद सोचिए। जितना जितना खेलना था आप खेल चुके सर। हम लोग जाग चुके हैं। जाग चुके इसलिए इस वर्ड को बोल रहा हूँ
क्योंकि हम इसके पहले आवाज़ नहीं उठा रहे थे। हमें लगा जो हमारे यूट्यूब एजुकेटर हैं, जो बता रहे हैं वो सही है। जिस तरीके से मिसलीड किया उन्होंने कि ओबीसी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए इनका नंबर ज़्यादा जा रहा है। उनमें रिज़र्व कैटेगरी जो ओवर एज होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है। यही तो मिसलीड किया था उन लोगों ने, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, फीमेल हो, यही सारी चीज़ें होती थी। अब मिसलीड करने में कि कौन-कौन से बड़े यूट्यूब एजुकेटर इन्वॉल्व हैं, ये आपको आप मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। अब लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक जीत नहीं जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ। मेरे बारे में अगर आप मेरे और मेरे टीम के बारे में थोड़ा-सा पता कर लीजिएगा कि ये जो है टीम है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, पढ़े-लिखों की टीम है और कई बार मेंस दिए हुए हैं। इसमें कोई भी बंदा लीडर नहीं है, सब अपने-अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग जो मेरे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं मेंस देकर बैठे हुए हैं। कोई प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाया है वो बाहर है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं और जो लोगों ने केस फाइल किया है, वो सभी अच्छे स्टूडेंट हैं। तो कहाँ से आप लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? फैक्ट और तथ्यों के साथ हम बात करते हैं और इसी वजह से हमारा कोई सिंगल यूट्यूब एजुकेटर काउंटर नहीं कर पा रहा है बात का। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से सहयोग और समर्थन बनाया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और हम आगे इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आई होप 16 मार्च को फाइनल जजमेंट आ जाए, चाहे लखनऊ में आ जाए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, डिसीज़न आता है तो सारी की सारी भर्तियों पे लागू हो जाएगा और हमारी टीम जो भी केस हुए हैं, उन सब में पूरी ताकत के साथ इन्वॉल्व है। और एक बात और कहना था, हाँ, जो कुछ रह गया, हाँ, तथाकथित जो मंच लोग हैं, वो माइग्रेशन को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। वो इसको मिसलीड करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इसको मुद्दा बनाते हैं, ग्राउंड पे उतरते हैं और आंदोलन करते हैं। सर, आंदोलन क्यों किया जाता है? आंदोलन सरकार तक बात पहुँचाने के लिए किया जाता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, उन तक बात पहुँचाने के लिए किया जाता है। समाज को जागरूक करने के लिए किया जाता है। वो जो चीज़ करनी थी, मैंने 15 दिसंबर को कर दिया था। 15 दिसंबर को जो आंदोलन किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि मुझे उसके पहले पता चल गया था इन तथाकथित छात्र मंचों के बारे में कि ये क्या करने वाले हैं। मेरी हियरिंग थी लखनऊ हाई कोर्ट में, बट मैं उस दिन वहाँ ना जाके इलाहाबाद गया था, सॉरी, प्रयागराज गया था। नाम बदल गया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो प्रयागराज है। प्रयागराज गया था। आंदोलन इसी वजह से करने गया था क्योंकि इनकी मानसिकता पता चल गई थी। ये पंकज पांडे सर की बात बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट नाम लेके बता रहा हूँ। 1 महीने से मैं इनको 15 दिसंबर से पहले 1 महीने से इनसे मेरी बात होती रही। ये बोले कि माइग्रेशन मुद्दा है, माइग्रेशन मुद्दा रहेगा, आप परेशान ना हो, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मैं सुनता रहा और तथाकथित छात्र मंच के और भी लोग हैं, अब नाम लेना बेकार है उन लोगों का, जो र तो इन लोगों से भी बात होती रही। यार ठीक है, इस पे बात होगी, संवाद होगा। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अपना रंग और रूप और स्वरूप बदला, तो मैंने कहा कि इन लोगों के भरोसे मैं नहीं रह सकता। और शायद अगर उस दिन मैं ना जाता, तो शायद वो स्टूडेंट बेचारे बैठे रहते। वो सोचते कोई आया ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है ना कि मैं वहाँ गया, पहले मीटिंग किया, लोगों से मिला और फिर आंदोलन में पहुँचा और प्रोटेस्ट किया। और माइग्रेशन विद ट्रांसफर, यूपीपीएससी माइग्रेशन विद ट्रांसफर, फैक्ट विद प्रूफ के साथ वहाँ पे बात रखी और 500-600 स्टूडेंट वहाँ बैठे थे, हमारी बातों को सुने, समझे और आज ये मुद्दा पूरे यूपी का ज्वलंत मुद्दा बन गया। रही बात, तो मीडिया ने कवरेज किया इसको, नेशनल मीडिया ने। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या चाहिए आपको? नेशनल मीडिया ने कवरेज किया ना, नेशनल मीडिया ने कवरेज किया, हर एक चैनल ने दिखाया, बड़े-बड़े चैनलों ने दिखाया, तो प्रेशर तो बन ही गया था। आयोग पे तो प्रेशर बन ही चुका था। उसके बाद ये मुद्दा सॉरी, इसके बाद ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा। माननीय संग्राम यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, जवाब भी पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ?
विधान परिषद में भी उठाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय लालजी वर्मा जी सांसद जी ने संसद में उठाया। कितना प्रेशर बनाना है, जितना प्रेशर बनाना था इतना प्रेशर बना चुके हैं हम लोग। जितने लोगों को अवगत कराना है, जितने बड़े लेवल पे स्तर पे अवगत कराना है, अवगत कराया जा चुका है। माननीय सीएम जी को 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। माननीय डिप्टी सीएम को 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। रूलिंग गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं सबको ज्ञापन पहुँचाया जा रहा है। अपोज़िट पार्टी में जितने भी लोग हैं सबको ज्ञापन दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा ना ही आयोग पे प्रेशर बनाया जा सकता है, ना क्या। अब इनकी मंशा ही यही है कि हम नहीं बदलना चाहते हैं। क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? क्योंकि जो तथाकथित अधिकारी बैठे हैं, वो तथाकथित लोगों को आप समझ रहे हैं, वो इतने दिनों से मलाई खा रहे हैं, वो मलाई खिलाना चाह रहे हैं। और जो लोग मलाई खा रहे हैं, वो थोड़ी चाहेंगे कि ये चीज़ें बदल जाएँ। 7-8 सालों में सिर्फ़ एक भर्ती की बात करूँ यूपी पीसीएस की, कम से कम 4000 तो भर्ती हुई होगी ना? 2024-25 को जोड़ लिया जाए तो, कम से कम। क्योंकि 18 की 1000, 24 की 1000, 25 की 1000, 3000 तो सीधा ये हो गया। बीच में 300, 400, 500, 600 जोड़ लो, तो 4000 तो मोटा-मोटा हो गया। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम यूपी पीसीएस की। 4-5 हज़ार अधिकारी आपने में कम से कम 4000 की अगर बात करूँ तो कम से कम आपने 2500 या 3000 अधिकारी आपने अनरिज़र्व कैटेगरी के बना दिए। गलत आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रूल गलत ये रूल परंपरा से चली आ रही है। सर ऐसे बच नहीं पाएँगे आप लोग। जितना भी प्रेशर बनाया गया बन चुका है और मुझे हर एक स्टूडेंट का ख़्याल रखना है, ग्रुप के हर एक एडमिन का ख़्याल रखना है और सभी का ख़्याल रखना है। प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट अगर अब आप करने गए, तो आपको उठा लिया जाएगा, आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अपोज़ करोगे। जितना मुद्दा उठाना था उठा चुके हैं और किसी को भी एफआईआर कर दिया जाएगा, तो हमारी जो लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाएगी। और इसी को कमज़ोर करने के लिए ये तथाकथित छात्र मंच इस तरह से बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं। और आज उन छात्र मंचों के साथ देखिए कौन खड़ा है? आपको कोई स्टूडेंट दिखता है? कोई नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई सब लोग जान चुके हैं। एक और छात्र मंच के लोग थे, जानते ही हैं, पैसा लेके खा के भाग गए हैं। शकल नहीं दिखाई देती है 6 महीने से उनकी, गायब हैं पूरे के पूरे। ढूँढते रहिए इलाहाबाद में मिलेंगे नहीं आपको। ऐसे लोग बैठे हुए थे। दूसरी चीज़ मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया, मैं तो डॉक्टर के एस चौहान को मैं तो आपसे बताऊँ कि हमारी टीम ने डिसाइड कर लिया था, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लेकर आएँगे उनको, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को। फीस तो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था, 8 लाख फीस थी, हम लेकर आए। ये सोचिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सीनियर सीनियर लॉयर को लेते आएँ और वो भी उस सीनियर लॉयर को जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिसीज़न दिया हो, वो भी लोक सेवा आयोग के खिलाफ, वो भी सिंगल बेंच में। तो आप हमारी टीम का वो समझ लीजिए कि मतलब मोटिवेशन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन तथाकथित छात्र मंचों से दूर रहिए और इन लोगों की बातों में मत आइए। ये बहकी-बहकी बातें करते हैं और बहकी यूट्यूब एजुकेटर जो हैं, ये भी बहकी-बहकी बातें करते हैं। तो जिनको को करना है करने दीजिए और मेरे ऊपर जो भी आक्षेप लगाना है लगाते रहिए। रिज़ल्ट तो एक ना एक दिन तो मैं लेकर आऊँगा, तब आप लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। ठीक है? और कोई बात छूट गई है? हाँ, दूसरी चीज़ एक बात और है कि 16 मार्च को सुनवाई होनी है, तो होली के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है हमारी टीम ने और चूँकि 4 तारीख को होली है, तो होली के बाद हम लोग फंड रेज़ करना इकट्ठा करेंगे, क्योंकि 16 मार्च की सुनवाई बहुत इम्पोर्टेंट सुनवाई है, उसमें फाइनल जजमेंट आना है। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, 16 मार्च को फाइनल जजमेंट आना है। 10 मार्च को अगर यूपीपीएससी एग्रीकल्चर में असिस्टेंट इंजीनियर में आ जाता है तो अच्छा है, वरना 16 मार्च को हमारे में जजमेंट आ जाएगा और जजमेंट आएगा तो आयोग को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अगर आयोग सही है, अगर आयोग कहेगा कि हाँ, चीज़ें हैं, तो डबल बेंच में नहीं जाएगा, मान लेगा। लेकिन आयोग अगर डबल बेंच में जाता है, तो हम भी तैयार हैं डबल बेंच में जाने के लिए। आप आइए, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट के उस लॉयर को लेकर आए हैं, जो लॉयर इस लड़ाई को लड़ के जीत चुका है। तो हमें तो डर ही नहीं किसी बात का। जो काम करना है वो डॉक्टर के एस चौहान करेंगे।
हमें बस अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को जोड़ना है, ताकि ये मंच इतना बड़ा मंच बने कि ताकि कभी भी यूपीपीएससी में या किसी यूपीपीएससी या अदर किसी भी एग्ज़ाम में रिज़र्व कैटेगरी के साथ कभी भी गलत हो, तो 100 बार ये लोग सोचें। क्योंकि कभी भी रिज़र्व कैटेगरी खुल के सामने नहीं आया ना, अब आया है तो अब सोच रहे हैं और इतना प्रेशर बन चुका है आयोग के ऊपर कि वो खुद परेशान है कि 26 में दिखाएँगे क्या? नौकरी किसको दिखाएँगे, किसको नौकरी दिए हैं, ये आप सोचिए। शायद आज आप लोग थोड़ा-सा बेटर फ़ील करेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं और आप सब लोगों से एक और निवेदन है कि होली अच्छे से मनाइएगा। होली मत स्किप करिए। 2 दिन का त्योहार होता है, अगर 2 दिन आप जिनका मेंस है, वो अच्छे से पढ़ाई करें और वो अपने सिलेक्शन को क्योंकि उनके पास टाइम कम है, तो जिनका जो 2024 पीसीएस का मेंस है, वो पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करें। वो 1 मिनट भी ना बर्बाद करें। लेकिन जिनका नहीं है, वो कम से कम 2 दिन होली मना लो, अपने परिवार के साथ मना लो। थोड़ी एनर्जी हाई एनर्जी फ़ील करेंगे। परिवार 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 के लिए नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है, परिवार के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आपकी इम्पोर्टेंस है। आपकी वजह से परिवार है, परिवार परिवार आप और परिवार दोनों लोग एक ही हो, तो उनके साथ रहिए। ये हो जाएगा तब करेंगे, वो हो जाएगा तब करेंगे, ये चीज़ें मत रखिए। जो भी अच्छे मोमेंट आते हैं, उनको साथ में सेलिब्रेट करिए। ठीक है? ये मेरा पर्सनल सजेशन था, मानना ना मानना आपका काम है। बस इतनी ही सारी चीज़ें थी और एक चीज़ और करना है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल को यूपी पीसीएस नगरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए और मैं टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के लिंक मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भूल गया था मैं और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। और एक यूपीपीसीएस राइट फोरम मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो एक बैकअप चैनल है, उस बैकअप चैनल को ज़रूर जॉइन करिए। क्योंकि कल को ये जो ग्रुप वाला चैनल है, कल को किसी ने कुछ भी करके रिमूव करवा दिया, तो जो स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, वो कहाँ फिर दोबारा इकट्ठा हो पाएँगे। एक-एक स्टूडेंट को जोड़ने में बहुत मेहनत लगी है। तो वो स्टूडेंट जो यूपीपीसीएस राइट फोरम मैंने बनाया है, उस चैनल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है और आप लोग अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें और लड़ाई जारी रहेगी, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। धन्यवाद।